Hello friends, this is Yash Jetwa. Welcome back to our Math Talks. Today we are going to discuss some more MSQs of dimensions. So without getting delay, let's get started. हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Let W equals to PB. P is a polynomial with real coefficients where B equals to 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. The dimension D of the vector space W satisfies A. 4 less than or equals to D less than or equals to 6. B. 6 less than or equals to D less than or equals to 9. C. 3 less than or equals to D less than or equals to 8. And D. 3 less than or equals to D less than or equals to 4. ये हमें CSIR नेट जून 2011 में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा बी मैट्रिक्स क्या है? अगर आप बी मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करोगे तो वो हमें क्या दिया गया है? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 और 1, 0, 0, 1, 0, 0। ओके, तो अगर आप यहाँ पे बी स्क्वायर करोगे, बी स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा? आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं 0, 1, 0, 0, 0, 1 एंड 1, 0, 0। उसी को हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0, 1, 0, 0, 0, 1 और 1, 0, 0। ओके, आइए जरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर आगे इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन जो कि क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, बाकी दोनों जगह 0 आने वाला है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 आने वाला है। ओके, और एक बार अगर मल्टीप्लाई करके बी क्यूब निकालने की कोशिश करें तो वो क्या आएगा? यहाँ पे 0, 0, 1, 1, 0, 0 और 0, 1, 0। उसको अगर फिर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 0, 1, 0, 0, 0, 1 और 1, 0, 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 1, 0, 0, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 0, 1, 0, 0, 0, 1, यानी कि हमें ओके, तो लास्ट में ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी कि इसकी जो पावर 3 करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे W लिखे, W, तो वो क्या आ जाएगा? A0 प्लस A1B प्लस A2 B स्क्वायर आ जाएगा। ओके, जहाँ पे AI बिलोंग्स टू R है, यानी कि हम W को ऐसा भी तो बोल सकते हैं, स्पान 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स B और B स्क्वायर, क्योंकि B क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ये जो B है, B स्क्वायर है और ये B क्यूब यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो तीनों लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसका जो स्पान है उसमें 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट चीजें आएगी। तो इसका जो डायमेंशन D है वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे C और D जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी में 3 नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे C एंड D आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? कंसीडर अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n with integer entries such that Aij equals to 0 if I greater than j and Aii equals to 1 or I equals to 1 to so on n. Which of the following properties must be true? A. A inverse exists and it has integer entries. B. A inverse exists and it has some entries that are not integers. C. A inverse is polynomial function of A with integer coefficients. And D. A inverse
is not a power of A unless A is the identity matrix। क्या हम इसे n क्रॉस n की जगह 3 क्रॉस 3 को लेके एज्यूम कर सकते हैं क्या, और उसे ही हम अगर सोल्व करने की कोशिश करें तो, यानी कि A इक्वल्स टू हम क्या ले रहे हैं, AIJ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसा मैट्रिक्स दिख पा रहा होगा, A11 A12 A13 और A21 A22 और A23। यहाँ पे आगे A31 A32 और A33। तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी गई है बाद में, फिर मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं तो बाद में हमें दिया गया है कि AIJ इक्वल्स टू 0 फॉर I ग्रेटर देन J, यानी कि I अगर J से बड़ा हुआ, यहाँ पे बड़ा हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया और यहाँ पे भी बड़ा हो गया, तो ये चीजें हमें 0 लेनी है। और AII इक्वल्स टू 1 फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन अप टू n। तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा ये मैट्रिक्स हमारा। यहाँ पे 1 होगा, मैं इंटीजर को I से डिनोट करूँ तो यहाँ पे कोई इंटीजर होगा और यहाँ पे भी कोई इंटीजर I होगा। सिमिलरली यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पे अगर देखें तो 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कोई इंटीजर आ गया होगा। जरूरी नहीं है कि ये तीनों सेम आए, यहाँ पे मैं 1 2 और 3 दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये मैट्रिक्स दिख पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज इंटीजर एंट्रीज। A इनवर्स के बारे में हम कैसे चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आपने एक चीज पढ़ी होगी हमेशा ही कि अगर कोई भी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उन तीनों ही केस में हमारी जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमारा जो ये डायगोनल एंट्रीज होती है वही होती है। तो इसकी डायगोनल में कौन कौन सी एंट्री है, एक तो 1 1 और 1 ही है, और किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लोगे, ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसके डायगोनल में यही एंट्रीज रहने वाली है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ अगर A नाम दिया है तो वो क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। एक चीज करेक्ट हो गई। अभी अगर आप यहाँ पे और क्या करना होगा, इसका एडजॉइंट लेना होगा। और एडजॉइंट कैसा आएगा, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने 3 क्रॉस 3 लिया है, तो कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे तो उसका ये एंट्री अगर इंटीजर है तो एडजॉइंट में भी सभी इंटीजर एंट्री ही रहने वाली है। और हम A इनवर्स निकालते समय क्या करते हैं, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। ओके, तो ये चीज तो हमारी 1 आ गई, और एडजॉइंट में भी सारी की सारी चीजें जो है वो इंटीजर रहने वाली है। तो A इनवर्स में कौन सी एंट्रीज आएगी, इंटीजर ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या बोल रहा है, A इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज इंटीजर एंट्रीज। A इनवर्स एग्जिस्टेंस का कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमेशा ही इसका डिटर्मिनेंट 1 आने वाला है, और 1 आने वाला है तो कभी भी डिटर्मिनेंट 0 आने वाला है नहीं, तो सिंगुलर मैट्रिक्स तो होने से रहा। और इंटीजर एंट्रीज कैसे आएगी वो भी मैंने बताया। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में क्या बोला गया है, ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज सम एंट्रीज दैट आर नॉट इंटीजर्स। नो, ये चीज गलत है। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो आपकी बात सही है, पर उसकी कोई एंट्री इंटीजर नहीं होगी, ये नहीं पॉसिबल है। ओके, अभी सी में क्या बोला गया है, ए इनवर्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विथ इंटीजर कोएफिशिएंट। ए इनवर्स क्या हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है विथ इंटीजर कोएफिशिएंट, वो हमें देखना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे CHAX निकालें, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए निकालें, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस करके ट्रेस ऑफ ए, वो क्या है, 3 है, 3 एक्स स्क्वायर प्लस करके यहाँ पे सारे के सारे माइनोर्स का सम। तो पहले माइनोर का क्या आ जाएगा, माइनोर का डिटर्मिनेंट 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 प्लस सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, तो 1, और तीसरा क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, तो यहाँ पे भी 1, x माइनस करके डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमें कैसा दिख रहा है CHAX, एक्स क्यूब
माइनस 3x² प्लस 3x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम ये जो 1 है 1 को यहाँ पे लाए दूसरी साइड और बाकी की जो एंट्रीज है उसे एक साइड ले ले तो हमें क्या दिख रहा है, माइनस का x³ प्लस 3x² माइनस 3x। और हम जानते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या बोलता है, कोई भी मैट्रिक्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, माइनस का a³ प्लस 3a² माइनस का 3a। तो अगर यहाँ पे इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स इक्वल टू माइनस a² प्लस 3a माइनस 3। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि उसके a इनवर्स जो है उसको a की पावर में हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से ये चीज भी तो बोल सकते हैं। ये कोई भी मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा, एज सच कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लोगे तो ये सी ऑप्शन भी हमारा सही है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए इनवर्स इज नॉट अ पावर ऑफ ए अनलेस ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए ए इनवर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं। पहले तो हमारे क्लेम क्या है, ए इनवर्स इज नॉट अ पावर ऑफ ए अनलेस इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ए इनवर्स नॉट अ पावर ऑफ ए, ये हमारा क्या है, क्लेम है। सपोज हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए इनवर्स सम पावर ऑफ ए है, यानी कि ए पावर के है। चलिए दोनों साइड अगर ए से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू ए पावर के इंटू ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए पावर के प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पावर 0, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए पावर के प्लस 1। अगर हम एक चीज यहाँ से लिखे कि px को अगर एक पोलिनोमियल ले ले और वो पोलिनोमियल हम ले ले x पावर k प्लस 1 माइनस का 1, तो ए मैट्रिक्स है उसे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ए मैट्रिक्स को pa इक्वल्स टू यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी पोलिनोमियल है वो मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई अगर करता है तो वो चीज क्या होती है कि उसका जो मिनिमल पोलिनोमियल है, ए का मिनिमल पोलिनोमियल, यानी कि एम ए एक्स अगर लिखे तो वो भी किसको डिवाइड करेगा, पी एक्स को डिवाइड करेगा। और ये पी एक्स जो पोलिनोमियल हमेशा के लिए वो है, वो क्या है, के प्लस 1th रूट ऑफ यूनिटी है। कोई भी मैट्रिक्स के लिए के प्लस 1th रूट ऑफ यूनिटी है। और हम जानते हैं कि अगर ये चीज इसे डिवाइड कर रही है और एम की यानी कि ए की जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, हमारा ए तो कुछ इस टाइप का है ना, तो उसके पास आइगन वैल्यू एज सच 1 ही है जो सारे के सारे मैट्रिक्स के लिए कॉमन आने वाली है। तो एम ए एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ए एक्स वो आ जाएगा हमारा x माइनस 1 आ जाएगा। ओके, तो एम ए एक्स ये आ गया। उससे हम आगे क्या बोल सकते हैं कि एम एक्स है हमारा वो क्या है, x माइनस 1। और कोई भी मैट्रिक्स हमारा जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई करता है। तो एम ए क्या आ जाएगा, a माइनस 1 आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, a इक्वल्स टू 1, या फिर तो आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा स्टेटमेंट डी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के ए सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ये जरा आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट v1 v2 बी सबस्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v, which of the following is necessarily a subspace of A, v1 intersection v2, b v1 union v2, c v1 plus v2 equals to x plus y, x belongs to v1 and y belongs to v2, and d v1 minus v2 equals to x belongs to v1 and x doesn't belongs to v2। तो हमारे पास ये तो रिजल्ट ही होता है कि कोई भी अगर दो सबस्पेसिस है v1 and v2 are two subspecies, implies v1 intersection v2 is also
सब स्पेस। ओके, तो ये तो प्रॉपर रिजल्ट ही है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ओके, V1 यूनियन V2 कब सब स्पेस होगा? V1 एंड V2 आर सब स्पेस ऐसे है अगर यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, यानी कि V1 एंड V2 आर टू सब स्पेसिस हो, एंड अगर एक और चीज हो कि V1 सबसेट और इक्वल्स टू V2 और V2 इज सबसेट और इक्वल्स टू V1, तो हम बोल सकते हैं कि V1 यूनियन V2 भी हमारा क्या है? सबस्पेस है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा दिया गया नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते। अभी V1 प्लस V2 के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? V1 प्लस V2 इक्वल्स टू x प्लस वाई, x बिलोंग्स टू V1 एंड y बिलोंग्स टू V2। अगर सबस्पेस है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम नेचुरली क्या करते हैं कि जीरो है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। अभी V1 में भी जीरो है और V2 में भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू V1 प्लस V2 ऐसा बोल सकते हैं। तो ये चीज तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अगर हम और एक चीज यहाँ पे प्रूव कर दे, अगर हम x1 प्लस y1 एंड x2 प्लस y2 बिलोंग्स टू कहाँ से ले ले? V1 प्लस V2 में से ले ले, और अल्फा बीटा कोई स्केलर ले ले, तो अल्फा x1 प्लस y1 प्लस बीटा x2 प्लस y2, इसे हम आगे कैसे लिख सकते हैं? अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा x2 प्लस बीटा y2। तो हम एक चीज ऑब्जर्व करें तो ये क्या चीज क्या बन जाएगी? अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा y2। तो V1 एंड V2 हमारी सब स्पेसीज है, तो यहाँ से हम ये तो बोल सकते हैं ना कि ये कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? V1 प्लस V2 में से। तो ऐसे ये दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो V1 प्लस V2 हमारी सब स्पेस हो जाएगी। V1 माइनस V2 का क्या सीन है? x बिलोंग्स टू V1, x डजंट बिलोंग्स टू V2। तो यहाँ पे जो जीरो है वही तो बिलोंग नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें तो वही x लेने हैं V1 में से जो कि V2 में नहीं है, तो जीरो तो बोथ में होगा, तो ये चीज तो जीरो ही नहीं आएगा, तो सबस्पेस बनेगा ही नहीं। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स ओवर हियर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? लेट n बी एन इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड लेट u1 u2 un be n linearly independent elements in vector space over R. Let u0 equals to 0 and un plus 1 equals to u1. Define vi equals to ui plus 1 and wi equals to ui minus 1 plus ui for I equals to 1, 2 and so on, and then A. V1, V2 and so on Vn are linearly independent if n equals to 2, 0, 1, 0. B. V1, V2 and so on Vn are linearly independent if n equals to 2, 0, 1, 1. C. W1, W2 and so on Wn are linearly independent if n equals to 2, 0, 1, 0. And D. W1, W2 and so on Wn are linearly independent if n equals to 2, not 1, 1. यहाँ पे हम इतना बड़ा बड़ा n नहीं लेंगे, हम सिर्फ n इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करेंगे और n इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करेंगे। n इक्वल्स टू 3 के लिए सही तो 2011 के लिए भी सही और 2011 के लिए भी सही, और अगर n इक्वल्स टू 4 के लिए सही तो ये दोनों के लिए सही। ऐसे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं। पहले तो हम एक ui वेक्टर्स ले लेते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, 3 का केस ले लेते हैं। तो हमारा u1 जो है वो क्या है? 1, 0, 0। u2 जो हमारा है u2 इक्वल्स टू क्या है? 0, 1, 0 एंड u3 हमारा क्या है? 0, 0, 1। ये ले लिया। अभी हम यहाँ पे vi और wi बनाते हैं, और vi के लिए हमें क्या बोला है? vi इक्वल्स टू ui प्लस 1, ui प्लस
ui प्लस 1। तो v1 हमारा क्या हो जाएगा, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस u2। तो u1 प्लस u2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 0। v2 के लिए क्या आ जाएगा u v2, तो u2 प्लस u3 तो ये चीज क्या बन पा रही होगी 0 1 1। और v3 के लिए हम क्या मिलेगा u3 प्लस u4। पर u4 के लिए हमें एक चीज यहाँ पे दी गई है कि un प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 4 इक्वल्स टू u1। तो हमें ये चीज लेनी है, तो इसका और इसका सम करना पड़ेगा ना हमें। तो ये चीज क्या आ जाएगी 1 0 1, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, अभी साथों साथ हम क्या निकाल लेते हैं WIP निकाल लेते हैं। और WI के लिए हमें क्या बोला है UI माइनस 1 कर दो प्लस UI कर दो। तो W1 हमारा क्या हो पा रहा होगा U0 1 माइनस 1 0 प्लस 1 यानी कि U0 प्लस U1। तो U0 हमें क्या लेने को बोला है 0 लेने का बोला है। तो U0 अगर हम यहाँ पे लिखे U0 हमारा क्या होगा 0 0 और 0 होगा। ओके, तो U0 प्लस U1 ये कौन सा वेक्टर बनेगा 1 0 0। W2 हम बनाने की कोशिश करें तो वो हमारा कौन सा वेक्टर बनेगा W2 इक्वल्स टू U1 प्लस U2। तो U1 प्लस U2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 0। और W3 हमें क्या मिल रहा होगा W3 इक्वल्स टू U2 प्लस U3। तो ये दोनों का सम मिल रहा होगा। तो 0 1 1, कुछ इस प्रकार से VI भी मिल गए और WI भी मिल गए। अभी पूछा क्या गया है, अभी यहाँ पे अगर हमारा 3 का केस है तो यहाँ पे 2011 के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा गया है, क्या ये चीज इंडिपेंडेंट है, ये चीज इंडिपेंडेंट है, वो हम चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए अगर पहले हम VI को ऑब्जर्व करें तो उसे मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखे तो 1 1 0 0 1 1 और 1 0 1। तो एज अवर ट्रिक हम यहाँ पे क्या इसकी मदद से इसको 0 बनाए तो 1 1 0 0 1 1 और यहाँ पे ये इसमें से इसको R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो 0 माइनस 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो एज हम देख पा रहे हैं अगर इसको 0 बनाएंगे, चलिए मैं एक और स्टेप लिख ही देता हूँ 1 1 0 0 1 1 और यहाँ पे 0 ये दोनों को ऐड कर रहे हैं। ओके 0 2। तो हमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो मिल रही है यहाँ पे। तो मतलब कि ये तीनों के तीनों जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यस, अगर इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा गया है तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी WI की चर्चा करें तो इसके लिए हमें डिस्कस करना होता है, वो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ। जरा यहाँ पे देखते हैं WI को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो वो क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके, अगर R2 का जो ये रो का ये एलिमेंट है उसे 0 बनाने की कोशिश करें तो R2 माइनस R1 करते हैं। ओके 0 1 0 और यहाँ पे तो ये 0 ही तो 0 1 1। इससे अगर इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और यहाँ पे 1 माइनस 0 1 का 1। तो यहाँ पे भी हमें 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल गए। तो यस DB हमारा सही हो जाएगा। अभी हम कौन सा केस ऑब्जर्व करेंगे 4 का ऑब्जर्व करेंगे और 2010 के लिए हम आंसर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे U0 अगर अगेन लिख दे U0 तो वो क्या होगा हमारा 0 0 0 0। अभी हमारा इस केस में U1 क्या हो जाएगा 1 0 0 0। U2 क्या हो जाएगा U2 इक्वल्स टू 0 1 0 0
और U3 अगर लिखे तो U3 इक्वल्स टू 0 0 1 0 और U4 अगर लिखे तो वो क्या है 0 0 0 1। अभी VI और WI दोनों को यहाँ पे निकालेंगे और दोनों का केस ऑब्जर्व करेंगे। तो VI के लिए हमें क्या बोला है, VI UI प्लस UI प्लस 1, VI इक्वल्स टू UI प्लस 1 बोला गया है। और WI के लिए हम एक और चीज बोली गई है, UI माइनस 1 प्लस UI माइनस 1 प्लस UI, और एक और चीजें बोली गई है दो, और वो क्या है U0 0 है और UN प्लस 1 U1 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ U0 इक्वल्स टू 0 और UN प्लस 1 अगर करे तो वो क्या है U1 है। वो दोनों चीजें हैं। अभी हम यहाँ पे पार्टीशन बना के ये चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे V1 लिखे तो वो क्या होगा, V1 U1 प्लस U2, तो वो वेक्टर कौन सा दिख रहा होगा 1 1 0 0। ओके, V2 अगर लिखने की कोशिश करें तो V2 U2 प्लस U3, तो U2 प्लस U3 कौन सा है 1 1 0। ओके, V3 कौन सा हमें दिख पा रहा होगा U3 प्लस U4, U3 प्लस U4, तो कुछ इस प्रकार से होगा 0 0 1 1। V4 अगर हम यहाँ पे लिखे तो वो कौन सा दिख रहा होगा U4 प्लस U5, और U5 के लिए हमें क्या बोला है U1 लिख लो। तो यहाँ पे U4 प्लस U1, तो वो वेक्टर कौन सा होगा 1 0 0 और 1। ओके, कुछ इस प्रकार से होगा। और अगर हम WI लिखने की कोशिश करें तो W1 हमारा कौन सा होगा U0 प्लस U1, U0 प्लस U1, तो वो कौन सा वेक्टर हमें मिल रहा होगा 1 0 0 0। W2 अगर हम लिखने की कोशिश करें तो वो कौन सा होगा U1 प्लस U2, U1 प्लस U2, तो 1 1 0 0। W3 अगर हम लिखने की कोशिश करें तो U2 प्लस U3, तो 0 1 1 0। तो W4 हमारा कौन सा बन जाएगा W4 इक्वल्स टू 0 0 1 1। ओके, अभी ये चारों के चारों वेक्टर का लीनियरली इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म बना देंगे 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 और 1 0 0 1। ओके, तो अगर R4 माइनस R1 करें तो ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 और 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट चीज हम क्या करें, यहाँ पे ये ऐड कर दे, यहाँ पे ये ऐड कर दे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 और R4 प्लस R2 करें तो क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे तो 1 है ही। और अगर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इसकी जो लीनियरली इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी। सिमिलर तरीके से यहाँ पे VI जो है फॉर 2010 वो डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, VI डिपेंडेंट हो जाएगा तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर आप मैट्रिक्स बना के WI को चेक करोगे 4 के लिए तो वो इंडिपेंडेंट मिल रहा होगा। ओके, तो इस प्रकार से B, C एंड D आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।